हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संतोष मैथ। ठीक है, हमने मेरी जो पिछली 4 या 5 लेक्चर्स मैंने वीडियोस बनाए हैं वो तो आपका स्किप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर आप वो स्किप करेंगे ना, मैं एफिडेविट भी दे दूंगा कि आपने एनालिसिस को ही स्किप कर दिया। क्योंकि वो जो मैंने सारे चीज़ें आपको बताया वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। वो जो मैंने वीडियोस बनाए थे ऐसे वैसे वीडियो नहीं है वो मैंने जो वो क्लासेस लिए थे वो जगह जगह में एनालिसिस में यूज़ करूँगा। जो नेगेशन कॉन्ट्रापोजिटिव है, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, क्वांटिफायर्स, हाँ, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स एंड और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, वो सारे चीज़ें हम रियल एनालिसिस में सॉरी सिर्फ रियल एनालिसिस क्यों, हर एक एनालिसिस वो कॉम्प्लेक्स हो, लीनियर हो, ऑब्स्ट्रैक्ट हो या फिर वो रियल हो, किसी भी ब्रांच भी हो, मैं वो जगह जगह यूज़ करूँगा। इसीलिए मैंने वो क्लासेस पहले लिया है। ठीक है, आज जो मैं क्लास लूँगा वो है, आज से हम जो टॉपिक लेंगे वो है डिविजिबिलिटी का टॉपिक है। और मेरा चैप्टर 1 में मैंने करवाया, चैप्टर 2 भी मैंने यूनिट डिजिट या फिर लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में मैंने चैप्टर 2 लिया। अब मेरी स्टाइल को आप फॉलो करो। अब मैं नई चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, वो चैप्टर है हम नंबर थ्योरी, और नंबर थ्योरी में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये कोई देखो, ये नेट और गेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक जितने इम्पोर्टेंस है ना, ध्यान से सुनो, ये टॉपिक जितने इम्पोर्टेंस है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही हमारे रियल लाइफ में उतना ही वेरी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये टॉपिक, ये तो डिविजिबिलिटी, ये नंबर थ्योरी तो सबको, हर एक स्टूडेंट को आना ही चाहिए। क्लियर जी? Being as postgraduate students or a graduate students, you should must know these things. ओके जी, ये तो नेट गेट में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा हमारी लाइफ लॉन्ग ये अगर नहीं आएंगे, आप किसी कॉलेज में पढ़ाओगे, कहीं पर भी तो आप खड़े होगे, अगर ये प्रोफेशन अगर आपने चूज़ किए तो, है ना? तो इसीलिए ये टॉपिक आपको अच्छे से सीखना है। और अब हम उसके नंबर थ्योरी के ऊपर हम अपने प्रॉपर काम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। और मेरी जो पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं तो सजेस्ट ही करूँगा कि वो आप जितनी बार देखें, उसको हर हर एक चीज़ है जो आपके कमी है वो सारे आप नोटिंग कर लो और उसको आप ध्यान से पढ़ लो। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं। ये जो नोटेशन है ना, ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की नोटेशन है। क्या होता है कि 1 2 3 ये अप टू सो ऑन। क्लियर जी? ये क्या है? ये सेट ऑफ इंटीजर्स की नोटेशन होती है। और ये क्या है? हर एक नंबर जो -3 -2 -1 0 1 2 और 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ और भी वैल्यूज हैं, यहाँ और भी वैल्यूज हैं। ठीक है जी, हम तो इतना जानते हैं। ठीक है, मेरी और आपके बीच में अब एक एग्रीमेंट कर लेंगे। जब भी मैं लिखता हूँ ए एंड बी, ये कोई दो नंबर्स अगर मैं लिखता हूँ तो मेरी और आपके बीच में ये एग्रीमेंट करेंगे। क्योंकि कभी कभी मुझे इंटीजर्स लिखना भूल जाऊंगा।
अगर मैं कहीं पर भी, जब मैं नंबर थ्योरी के क्लासेस में लेता हूँ, जब मैं नंबर्स लिखता हूँ, उसका मतलब ये समझा जाए कि सेट ऑफ, मतलब सेट ऑफ क्यों बोलूँ, इंटीजर्स, इंटीजर्स के ही के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरी और आपके बीच का एग्रीमेंट है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गया। मैं कभी कभी लिख भी दूंगा इंटीजर्स, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कभी कभी अगर मैं भूल जाऊँ कि मैं नंबर्स अगर बोल रहा हूँ जुबान पे या फिर कहीं हाथ में भी लिखने से, तो आप वो नंबर्स क्या समझो, इंटीजर्स ही समझो। इतनी हो गई एग्रीमेंट, ठीक है ना। अब मैं डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ना डिविजिबिलिटी, जब भी ये चैप्टर शुरू होता है, हम जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, वो नंबर हमेशा नॉन जीरो ही होना चाहिए। और ए कौन है, सेट ऑफ इंटीजर है। ये मेरी इंटीजर्स है, मैंने इंटीजर्स बताया, मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स कभी नहीं कहा। नंबर्स जब बोल रहा हूँ, हम इंटीजर्स के ही मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो ये जो नंबर थ्योरी में जब आप काम करते हो, अनलेस अदरवाइज आई सेड दिस इज अ नेचुरल नंबर, तब तक जब मैं नंबर्स लिखता हूँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं इंटीजर्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। और यहाँ मैंने क्या बताया, कोई नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं, तो वो हमेशा नॉन जीरो नंबर को ही, नॉन जीरो नंबर पे ही हम डिवाइड करते हैं। कभी भी जीरो नंबर से हम डिवाइड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? दिस इज द डेफिनेशन। और डेफिनेशन को चैलेंज किया नहीं जाता। ठीक है जी, क्योंकि मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, वो लिख लो। इम्पोर्टेंट जब आता है मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये बोलता है कि डेफिनेशन प्लेस द सेम रूल इन द mathematics which constitution plays in the country। देखो क्या स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ठीक है जी, मैंने क्या लिखा है कि ये जो जब भी मैथमेटिक्स में डेफिनेशन, जैसे मैथमेटिक्स में जैसे रूल्स प्ले करती है ना, कंट्री में जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करती है, ये साधारण चीज नहीं है। ध्यान से, जब भी डेफिनेशन लिखा मिले आपको, उसके ऊपर तो भैया उसको हाथ जोड़ लो। सीखना होता है डेफिनेशन को, चैलेंज नहीं किया जाता है डेफिनेशन को। ठीक है जी, तो मैंने लिखा है, इसको आप लिख लो। डेफिनेशन प्लेस द सेम रूल इन द मैथमेटिक्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस इन द कंट्री। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, मेरी गुरुजी का लाइन है ये, मुझे बड़ा पसंद आया, इसलिए मैंने आपको भी बता दी। ठीक है जी, चलो फिर मैंने क्या बताया, जब ये चैप्टर पढ़ते हैं हम, तो जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, वो हमेशा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है जी,
ये तो लाइफ टाइम के लिए आपको माइंड में सेट कर लो, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, कुछ एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगे। मुझे बताओ कि मैं जब लिखता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट लूँगा कि x प्लस ए, जब x प्लस बी लिखता हूँ, और जब मैं ये इससे ये कट गया और a इज इक्वल्स टू बी लिखता हूँ, तो मुझे बताओ क्या ये जो मैंने ऐसे काट दिया, क्या मैंने सही किया? हाँ, ये तो सही है भैया। क्यों भैया? ये जो कैंसल होते हैं, ऐसे जो हम वर्ड यूज करते हैं, बचपन से हमको टीचर्स ने सिखाया कि भैया ये इससे कट गया, उसका मतलब क्या है भैया? ये कट गया इसलिए कि एक्स दोनों साइड से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम उसको डायरेक्टली ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम कट गया ऐसे बोलते हैं, कैंसल हो गया ये दोनों एक्स, ठीक है। ये लिखना तो सही है, लेकिन मैं जब लिखूं और दूसरी एक स्टेटमेंट में लूंगा, जब मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर अगर मेरा एक्स है, और मैं जब लिखता हूँ ये एक एक्स 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 कैंसिल होकर एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ, क्या मैंने ये सही लिखा? हाँ, क्या ये सही है? ये तो अब्सोर्ड है, ये गलत है। इस लिखावट का मतलब क्या है? यहाँ आप 3 भी ले लो या फिर 2 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने इससे काट दिया और लिख दिया 2, इसका मतलब क्या है भैया? इस लिखावट का मतलब ये है कि भैया x के प्लेस में ऐसे नंबर मुझे चाहिए जो कि यहाँ रखने से ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ। When I am writing this, what does the mean? This mean is I have to find such x for which this satisfy. क्लियर जी? तो क्या मैं अगर x को 0 रखता हूँ, क्या ये सेटिस्फाई नहीं होता? क्या मैं x को 2 अगर रखता हूँ, क्या एक्स स्क्वेयर दैट मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 4, ये क्या सेटिस्फाई नहीं होता? तो आपने तो कह दिया ये सर ये कट गया और x इज इक्वल्स टू 2 लिखा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इज इट क्लियर टू ऑल? ये छोटे छोटे मिस्टेक ना हम करते करते रहते हैं, ठीक है जी। लेकिन इस लिखावट का मतलब तो प्रॉपर वे में, इन प्रॉपर, अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो ऐसे तो लिखूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x कॉमन लेके x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, उसका मतलब आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2, यही तो लिखेंगे। किसने बोला ये ऐसे लिखा तो एक्स एक्स को काट दिया भैया? इतने ऐसे कैसे काट दिया? किसने परमिशन दी आपको जो काट दिया? बट इस लिखावट का प्रॉपर मीनिंग है ये। एग्जाम में भी आया हुआ था कि उन्होंने पूछा, नेट में पार्ट ए में आया हुआ था, पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन डाल दिया और उन्होंने बताया कि कौन सी एक्सप्रेशन ट्रू है इनमें से। क्या शानदार सर! इसमें तो आपको आपका कमांड सही होनी चाहिए ना, ठीक है। ये तो एक तरफ से ये जो काट दिया ना, ये तो एक तरफ से आप पाप कर रही हो मैथमेटिकल सीन कर रही हो, और हम मैथमेटिकल सीन नहीं करेंगे, will not do the mathematical scene, ठीक है जी। ये कब काटेंगे? जब तक x नॉन जीरो पता हो तब हम काटेंगे। देखो जैसे कि मैं अगर आपके लिखे को ऐसे अगर लिखता हूँ, सर 5x इज इक्वल्स टू मेरा 5x इज इक्वल्स टू 20 है, ठीक है।
अगर मैं ऐसे लिखा दिखाई मिले तो मैं इसको ऐसे काट तो सकता हूँ और x इज इक्वल्स टू 4 तो लिखूंगा। ये सही है क्योंकि 5 एक नॉन जीरो नंबर है और नॉन जीरो नंबर को आप काट सकते हो। काट सकते हो मतलब ये जो मैंने कैंसिल आउट किया इसका लॉजिकली मीनिंग क्या है? व्हाट इज द लॉजिकली मीनिंग ऑफ दिस कैंसिलेशन? दिस मीन्स एक्स को दोनों साइड से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आई एम डिवाइडिंग एक्स बोथ साइड। और मैंने बताया जब डिवाइड आप करोगे किसी चीज को वो हमेशा क्या होना चाहिए? दिस शुड बी नॉन जीरो, अदरवाइज यू कैनॉट हैव ए परमिशन टू कैंसल आउट या फिर डिवाइड। बात समझ रही हो? इस कैंसलेशन का मतलब क्या है भैया? 5 को मैंने इसको अगर मैं लिखूं, इसका प्रॉपर मीनिंग है ये कि 5x अगर 20 है उसका मतलब मैंने दोनों साइड से 5 से डिवाइड कर लिया। यह इसका मीनिंग है। और इससे ये कैंसिल होकर यहाँ से आ गया 4। दिस इज द प्रॉपर मीनिंग। हम तो छोटे क्लासेस में जब कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया ये आदत हम करते आ रहे हैं सदियों महीनों से हम करते आ रहे हैं, है ना? लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग है ये, जब किसी चीज़ को आप कैंसिल कर रही हो तो उसका मीनिंग है ये कि अगर ये है तो दोनों साइड एक्स को आप सब्सट्रैक्ट कर रही हो। अगर ये लिखा मिले तो दोनों साइड से आप एक्स को डिवाइड कर रही हो। अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा नॉन जीरो ही होना चाहिए। क्लियर? बात समझ रही हो इतनी? ठीक है जी। अब मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूँ और वो ध्यान से सीखो। और डेफिनेशन का मतलब मैंने समझा दिया आपको। हाथ जोड़ लो मन लगा के। डेफिनेशन जिसको आता नहीं है वो खाक मैथमेटिक्स पढ़ेगा, है ना? ठीक है जी। चलो चलो ठीक है। अब मैंने क्या कहा था? डेफिनेशन, ठीक है। डिविजिबिलिटी का प्रॉपर डेफिनेशन मैं अब देने जा रहा हूं, ठीक है। ए नंबर, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं, जब भी नंबर बोल रहा हूं तो ध्यान से, जब मैं नंबर बोलता हूं एग्रीमेंट हो चुका है आपके और मेरे बीच में, वो इंटीजर ही समझा जाए, ठीक है। तो ए नॉन जीरो इंटीजर small a is said to be डिवाइड्स, या फिर आप लिखो, देखो इसका कितने सारे मीनिंग है, ठीक है। आप ऐसे लिखो, ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू बी डिविजिबल, या फिर डिविजिबिलिटी, या फिर ऐसे लिखो इज सेड टू डिवाइड, है ना? सेड टू डिवाइड एन integer b such that, सॉरी, if, देखो मैंने क्या बोला, जब डिवाइड करते हैं उसका नॉन जीरो लेके चलना ही पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने शुरू से ही ले लिया ए नॉन जीरो इंटीजर ए। इसको ही हम इस सेट टू डिवाइड, इस इंटीजर को डिवाइड करता है। हिंदी में अगर बोलें ये इंटीजर इस बी को भाग करता है। अगर मैं बोलता हूँ कब, इफ देयर एग्जिस्ट, है ना? ये क्वांटिफायर्स मैंने पढ़ाया, बहुत काम किया उसके ऊपर, और मैं आज नहीं बताऊंगा। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट
एटलीस्ट वन इंटीजर सी, या फिर कुछ भी नाम दे दो, सच दैट b इज इक्वल्स टू ए सी। समझ रही हो? ये होता है डिविजिबिलिटी का प्रॉपर डेफिनेशन। और एटलीस्ट एटमोस्ट ये सारा का सारा काम मैंने पिछले वीडियोस में मैंने करवा दिया, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, एक इंटीजर, एक नॉन जीरो इंटीजर को इस इंटीजर को भाग करता है जब बोल रही हो, कब? जब उस इंटीजर के लिए मुझे अगर ऐसा एक, देखो एटलीस्ट वन मैंने बोला, कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब तो कम से कम होता है, एटलीस्ट वन इंटीजर, ऐसा अगर मुझे कम से कम एक ऐसा इंटीजर मिल जाए, 2 4 5 भी मिल सकते हैं, 100 करोड़ भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा एक इंटीजर मुझे सी मिल जाए जिसके लिए इस बी को अगर मैं इस ए के प्रोडक्ट के साथ लिख लूँ तो इसका मतलब ये बन जाएगी, ये जो नॉन इंटीजर इस बी को भाग कर रहा है। क्लियर? ये तो डेफिनेशन तो आपको आना ही पड़ेगा बच्चों। आगे देखो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अब बीएससी में, एमएससी में क्या पढ़े थे या फिर कैसे पढ़े थे, उस पर ये नेट गेट जेआरएफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपके उस पर एमएससी में या बीएससी में आप टॉप क्यों ना करे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो जब आप ये इतने बड़े बड़े नाम CSIR नेट या फिर गेट या फिर JRF या फिर SSB, ये जो इतने बड़े बड़े अगर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रही हो तो उस हिसाब से आपका लेवल भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका लैंग्वेज लॉजिक उतने ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नहीं तो CSIR भी ऐसे थोड़ी ना पागल है, सो एवं यूँ ही हर एक को ले जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत है उसको ले जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ही धक्के खा जाएंगे ना। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ और अच्छे से मैंने लिखा ईमानदार, ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्टी जो होता है ना, इसके ऊपर ये जो नेट गेट ये तैयारी करने को जब आपने सोचा है ना, उस टाइम से ही आपका ये ऑनेस्टी होना ही जरूरी। ईमानदार अगर आप नहीं हो, चोरी चक्कारी करोगे, चोरी चक्कारी मतलब आपने किसी ने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम पिछले साल का नेट पेपर, बढ़िया है, और ऐसे मत सोचना, वो तो कभी रिपीट ही नहीं होगा। ठीक है जी। तो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। कोई चीज़ अगर अच्छे समझ नहीं आ रहा है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ दो। एक स्टेज आ जाएंगे आपको भी मैथमेटिक्स पढ़ना मज़ा आना लगेगा। नहीं तो मैथमेटिक्स तो नींद की गुलिया है, नींद नहीं आएगा ना, 2 पन्ने पढ़ लो, आराम से नींद आ जाएंगे। क्या करोगे, नींद को लाओगे मैथमेटिक्स पढ़ के, या फिर नींद को उड़ाओगे? ये नींद भी उड़ा सकता है ना, अगर आपको आ गया तो। चलें, चलो ये डेफिनेशन है। तो ऐसा एक इंटीजर मुझे मिल जाए तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, मुझे बताओ क्या 5 10 को डिवाइड कर रहा है? अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है भैया, इस 10 को आप कैसे लिखोगे? ओके, पहले उससे पहले मुझे बात करना है, कुछ नोटेशन है ना, इसके ऊपर कई सारे मिस्टेक्स हम देखने को मिले। ठीक है, नोटेशन ये रहेगा, जब भी मैं कोई नॉन जीरो, इस डेफिनेशन का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ये नॉन जीरो इंटीजर ए सेट टू डिवाइड एन इंटीजर बी, उसका मतलब अगर इतना है ना, ए
डिवाइड बी। देखो ये लिखो, कहीं कहीं ऑथर तो सिर्फ यही लिख देते हैं, हस्टिन साहब या फिर कोई गालियन साहब, कोई भी ऐसे लिख देते हैं। लेकिन कहीं कहीं स्टैंडर्ड नोटेशन, कहीं कहीं इसका शॉर्ट हैंड, जब मैथमेटिक्स का ये आदत बन चुका है, मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि कोई चीज़ अगर बार बार यूज होते हैं, उसका कुछ नोटेशन, उसका कुछ शॉर्ट हैंड वो निकाल ही देते हैं। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे भैया, ए डिवाइड्स बी। देखो परपेंडिकुलर है, एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं ए और बी के बीच में। इस ये जो इस लाइन का मतलब है ना, ये इसका शॉर्ट एंड है। डिवाइड जब बार बार लिखना होता है ना, तो कई मैथमेटिशियंस को परेशान हो जाता है, क्या बार बार लिखूं, उसके लिए कुछ नोटेशन जनरेट कर दूंगा। कहीं कहीं ऑथर तो ऐसे भी लिख देते हैं कि ए डिवाइड्स बी, ये थोड़ा ऐसे बैंड लाइन खींच देते हैं। लेकिन ये लाइन खींचना ना कभी कभी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि कई कई बच्चे इसको अपॉन समझ के बैठते हैं, कि जैसे कि 5 अगर डिवाइड कर रहा है, मैं 10 लिखूँ, इसको अपॉन की जैसे दिखाई दे रहा है ना, 5/10। कहीं कहीं बच्चे इसको 1/2 लिख देते हैं। नहीं, ठीक है। जब मेरी देखो भैया, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तब कुछ एग्रीमेंट हम लेके चलते हैं जी, ठीक है। जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए डिवाइड बी का मतलब जब मैं ऐसे भी लिख दूँ तो उसका मतलब समझा जाए ए अपॉन बी नहीं है, इसका मतलब है ए डिवाइड बी, ए बी को भाग कर रहा है। इतनी नोमेनक्लेचर आपका क्लियर हुआ हो तो मैं आगे बढ़ूँ। बस यही नोटेशन है, अगर कोई इसको डिवाइड कर रहा है तो मैं ये नोटेशन यूज करूँगा, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, चले फिर मैं बोलता हूँ 5 क्या 10 को डिवाइड कर रहा है? क्या ये जो मैंने लिखा क्या सही है? हाँ सही है जी। क्यों? क्योंकि 10 को हम 2/5 लिख देंगे, है ना जी। ये अगर नहीं तो इसकी ये डेफिनेशन से तो यही क्लियर है। ये इसका अगर ए डी बी को डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए एक ऐसा इंटीजर मैंने बोला, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। ध्यान से, जितना मैथमेटिक्स में लिखा होता है ना उसका मीनिंग उतना ही है, रियल लाइफ को जोड़ो मत। तो एक ऐसा सी मिलना चाहिए जो कि इस बी को आप ए के साथ प्रोडक्ट में लिखो। देखो इस बी को लिखने के लिए मैं कैसे लिखूँ? 2/5। यस जी। तो ये तो अब हम इसको बोलेंगे 5 10 को डिवाइड कर रहा है। देखो अब ये 2 भी तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो 2 भी 10 को डिवाइड करेगा। तो ये लिखो या फिर 2/10 लिखो, ये एक ही बात है। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं लिखता हूँ 7 क्या डिवाइड कर रहा है -7 को? क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। क्यों जी? क्योंकि -7 को मैं 7 × -1 तो लिख सकता हूँ। ये एक इंटीजर सी मुझे मिल गया जिसके लिए मैं इसको a टाइम्स c लिख लिया ना। यही तो डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी का, हल्के में मत लेना। जब मैं अभी तो आप बोलेंगे ये सर ऐसा तो होता है, जब मैं इसका अब आगे मैं प्रूफ करूँगा ना, कहीं कहीं ऐसा भी होता है क्या आप सोचेंगे। चल ऐसे तो लिखूँगा तो 7 -7 को डिवाइड कर रहा है, -1 भी 7 को डिवाइड कर रहा है ना जी। चलो मैं बोलता हूँ क्या वो -1 को डिवाइड कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है जी? क्या इस 1 को मैं -1 × -1 नहीं लिख सकता क्या? है ना, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी कहोगे क्या? ये तो एक ही नंबर है। ठीक है, तो मुझे और कुछ एग्जाम्पल हम ड्रॉ करेंगे।
मुझे बताओ, क्या 10 0 को डिवाइड कर रहा है? बताओ, हाँ ना? तो चेक करो ना, इस 0 को 10 इंटू 0 तो लिखोगे। तो देखो, ये तो एक नॉन जीरो नंबर है, 10 0 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज डेफिनेशन ये कहाँ गया? इसको इम्पोर्टेंस दोगे या यूं ही ऐसे लिखा है ऐसे समझ बैठोगे? ध्यान से खेलना होता है ना? नहीं तो 0 पे आउट हो जाके मैदान पे आप वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप मैदान में खड़े होते हैं तो अच्छे से खेलो। ये नॉन जीरो तो होना चाहिए। ये अगर इसको डिवाइड करना चाहिए तो उसको तो नॉन जीरो होना चाहिए। मैंने बताया था, जब डिवाइड होता है किसी भी नंबर को, वो नॉन जीरो ही होना चाहिए। तो ये तो नहीं करेगा, लेकिन ये तो ऑफ कोर्स करेगा जी। क्यों? ये जीरो इंटीजर्स नहीं है। क्लियर? ठीक है, आप खुद सोच लो, क्या 2 8 को डिवाइड कर रहा है? -3 क्या 6 को डिवाइड कर रहा है? क्या 0 3 को डिवाइड कर रहा है? क्या 0 0 को डिवाइड कर रहा है? ये आप होमवर्क मुझे कमेंट करके सेक्शन में बताओ, नहीं तो आप खुद कर लो और मुझे बताओ क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, चलो मैं आगे मैं ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन में पूछता हूँ। क्या मुझे बताओ कि वो ट्रू या फॉल्स है? मैं लिखता हूँ कि एवरी इंटीजर इज डिवाइड डिवाइड 0। ये मैंने लिखा, आप मुझे बताओ ये ट्रू या फॉल्स है। मैंने क्या लिखा देखो, एवरी इंटीजर डिवाइड 0। इसका मतलब अगर कोई इंटीजर लेट, मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोलता हूँ ए कोई इंटीजर है, यही तो लिखा है ना? देन मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए डिवाइड 0। मैंने कहा ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर ये ट्रू होता कि भैया देखो, अगर ये ट्रू होता तो उसको ऐसे तो लिखूंगा, 0 इज इक्वल्स टू ए इंटू सम इंटीजर है ना, सम इंटीजर, उसको मान लो सी। लेकिन इस चीज कब आएंगे जब ये सी 0 हो। दिस होल्ड इफ सी इज इक्वल्स टू 0। बात समझ रही हो? सी को तो गारंटी है 0 होने का चांस, ए इंटू 0 तो होना ही। अब मुझे ए के ऊपर आप आ जाओ। ये मैंने लॉजिक के क्लास में बताया था, कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू बोल रही हो उसके लिए प्रूफ लेना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर फॉल्स कर रही हो तो उसके लिए एक ही काउंटर एग्जाम्पल होता है, काफ़ी है। तो ये चीज़ ट्रू होगा हमेशा। क्या ये ट्रू होगा? ना जी। इंटीजर देखो, एवरी इंटीजर में तो 0 भी अवेलेबल है। अगर मेरा केस बनाऊंगा, इफ ए अगर मेरा 0 हो गई तो मुझे बताओ क्या ये इसको डिवाइड करेगा? ना जी ना। अगर ए ही 0 हो गया तो दैट इज इम्प्लेस ए अगर डिवाइड नहीं करता है तो नॉट के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, ए डज नॉट डिवाइड 0। तो हैंस कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? नहीं जी। एवरी इंटीजर 0 को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। उसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल ले लो। ले ए को ही 0 ले लो ना। ए अगर 0 हो गया, क्या ये 0 जेड में है? बिल्कुल है जी। अगर ये 0 हो गया दैट मीन्स 0
does not divide 0, so that is implies a does not divide क्या, does not divide 0। यही तो प्रूफ है, छोटी छोटी बात है। अगर हमको किसी ने पूछा कि एवरी इंटीजर डिवाइड 0, नहीं सर ये नहीं होता, राइट द प्रूफ। अगर बोले वो तो प्रूफ कैसे करेंगे, सोच के बैठेगा वो, हैंस इट्स प्रूव्ड। ओके चलो देखो, अब हम हमारी यहाँ से प्रूफ और थ्योरम शुरू हुआ, ठीक है। मैं आपको बता दूं, रिजल्ट है, यहाँ से मैं रिजल्ट उठाऊंगा। पहला ही रिजल्ट क्या बोल रहा है, देखो अभी इस यहाँ जो लिखा एवरी इंटीजर डिवाइड 0, इसके ही सिमिलर है। सो एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड 0। प्रूफ, राइट द प्रूफ, एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड 0 मैंने लिखा। इसका प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो एवरी नॉन जीरो इंटीजर बोला तो उसको ही मैं ले लूँगा ना, लेट स्मॉल ए। देखो इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लेट ये ऐसे लिखेंगे। इस लिखावट का मतलब है लेट ए बी ए नॉन जीरो इंटीजर, इस लिखावट का मतलब, ठीक है। जब भी आप नॉन जीरो लिखोगे किसी भी सॉफ्टसेट में, यही ऐसे लिखना सीख लो, ये एक बढ़िया स्टाइल है, ठीक है। लेट ए बी ए नॉन जीरो इंटीजर मैंने लिया, सो इंटीजर दैट मीन्स मुझे टू प्रूफ, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए डिवाइड 0, यही प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई वांट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंटीजर, है ना बच्चों, इंटीजर सी ऐसा मिलना चाहिए सच दैट, जिसके लिए 0 इज इक्वल्स टू ए डॉट सी मुझे मिल जाए, है ना। देखो क्या शानदार सा प्रूफ है, आपने लिया। प्रूफ क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए क्या है, व्हाट यू वांट, मुझे चाहिए ऐसा एक इंटीजर सी मुझे मिलना चाहिए, कोई भी इंटीजर जिसके लिए ये क्वांटिटी इसके साथ लिख सकूं। क्या मिल रहा है क्या ऐसा सी को 0 ले लो, इस क्वांटिटी को 0 इज इक्वल्स टू ए इंटू 0, ये हमेशा होता है ना। किसी भी नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, उनमें से तो किसी एक को ही 0 होना पड़ेगा। ऑलरेडी एक नॉन जीरो है भैया, ए तो नॉन जीरो है, तो यहाँ से क्या कह दूँ, ये नॉन जीरो है, बिल्कुल है जी। तो ये इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा जी। ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, उससे क्या मेरे डेफिनेशन है क्या, ऐसा सी मिले जिसके लिए मैं ऐसा लिख सकूं, यस मिल रहा है सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा मुझे इंटीजर मिल रहा है जिसके लिए ये होल्ड करता है। अगर ये होल्ड करता है बाय डेफिनेशन है डिवाइड 0, हैंस प्रूव्ड। बात समझ रही हो, देखो इतनी सी लाइन है, लेकिन हम किसी ने अगर हमको पूछा है ये क्या ट्रू है, तो हम बोलेंगे हाँ ये तो बिल्कुल ट्रू है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट, हर एक नॉन जीरो इंटीजर तो 0 को डिवाइड करता है। अच्छा मुझे प्रूफ दिखाओ, तो हम प्रूफ जब बोलते हैं ना गड़बड़ हो जाते हैं, ये उसका प्रूफ है, ठीक है। लूटाना नहीं है, मैं जब समझा रहा हूँ उसे ठीक से समझ के
खुद से लिखना है। मैंने बोला क्या है, कहाँ क्या लिखा है, वो सारी चीज़ आप अच्छे से लिखना है और आप खुद से लिखना है। अगर खुद से लिखोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएंगे और ज़िंदगी भर रह जाएगा। ठीक है, चलो फिर चले नेक्स्ट। देखो देखो आपने ओके, आपने समझ लिया वो प्रूफ। सेकंड रिजल्ट है, मैं अगर लूँ कि देखो मुझे बताओ सॉरी मुझे बताओ 1 डिवाइड डिवाइड डिवाइड्स एवरी, देखो एवरी इंटीजर। मैंने एक आपके सामने एक लिया, मैं अगर इस इंटीजर को भी मेंशन कर लूँ ए, ठीक है। मैंने क्या क्या, एक रिजल्ट है 1 डिवाइड एवरी, मैंने नॉन जीरो नहीं लिखा, एवरी इंटीजर ए। ठीक है, क्या ये सही होता है? अगर किसी को आप पूछोगे वो बताएगा बिल्कुल जी होता है। होता है अगर है तो आप तो ट्रू बोल रही हो, ट्रू बोल रही हो तो प्रूफ लिखो ना, यही तो लॉजिक है। ओके, देखो राइट द प्रूफ। प्रूफ हम लिखेंगे, एक इंटीजर्स हम कंसीडर करके लेके चलेंगे। लेट ए बिलोंग टू, और अब नॉन जीरो नहीं लेके चलेंगे क्योंकि किसी भी इंटीजर बोल रहा है। लेट ए बी एनी इंटीजर। ठीक है जी, टू प्रूव, ये तो हमेशा होगा, ये मेरी स्टाइल है, ये मेरी स्टाइल है। और प्रूफ क्या करना होगा, मुझे प्रूफ करना है कि 1 डिवाइड्स ए, है ना, यही प्रूफ करना है। उसके लिए आप ऐसे सोचो, ये प्रूफ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। फॉर दैट, फॉर इसके लिए आई नीड, मुझे ऐसा एक इंटीजर ढूंढ के लाना है, यही तो है ना। फॉर दिस व्हाट आई वांट कि देयर एग्जिस्ट an integer c such that, जिसके लिए मुझे क्या मिले, इस a को a इज इक्वल्स टू 1 टाइम c लिख लो। बताओ, ये कोई भी इंटीजर है ना, ये भैया ये कोई भी इंटीजर है, ये तो नॉन जीरो है, ये तो इसको गारंटी ही डिवाइड करेगा। आई डोंट नो सी डिवाइड करेगा कि नहीं, यहां से तो इतने बात आएंगे ना कि 1 नॉन जीरो है ना, और नॉन जीरो नंबर तो किसी भी इंटीजर्स को डिवाइड करेगा, ये डेफिनेशन है। तो 1 तो ए को डिवाइड कर रहा है, आई डोंट नो सी डिवाइड करेगा ए को, और सी डिवाइड करेगा नहीं करेगा ए को, आई डोंट नो। समझ रहे हो? क्लियर जी? क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए कहा कि देखो ए अगर जीरो हो गया मान लो, और सी अगर नॉन जीरो हो गया, देन ये तो 1 भी जीरो को डिवाइड कर रहा है, सी भी डिवाइड करेगा, ये केस तो होल्ड करेगा, ये केस के लिए होल्ड। अगर ये जीरो है और सी भी अगर जीरो हो गई, इनफैक्ट ये कुछ भी हो, जीरो क्यों, ये कुछ भी 3 ले लो, ये तो 1 तो 3 को डिवाइड करेगा ही। यस जी, कोई दिक्कत नहीं। सी क्या है, जीरो, जीरो जब डिवाइड करते हैं वो नॉन जीरो हमेशा होना चाहिए, तो इसका तो गारंटी हम दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ से ये 1 तो डिवाइड करेगा ना। इस लिखावट का मतलब तो ये है ना कि 1 डिवाइड कर रहा है ए को। दिस इज द 2 लाइन प्रूव्ड। देखो, सोचने की बात सिर्फ है, प्रूफ तो 2 लाइन है। ऐसा मुझे मिलना चाहिए जिसके लिए ये होल्ड करे। ये कब होल्ड करेगा भैया, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो इसको डिवाइड तो हमेशा करेगा ना। मुझे पता नहीं कि सी ए को डिवाइड करेगा कि नहीं, आई डोंट नो,
but I guarantee that this 1 will always divide a, so that is in place. I can say that 1 divides every integer. Clear? Proved. ठीक है ना, 2 रिजल्ट हमने प्रूव कर लिए। तीसरे रिजल्ट पे आता हूं मैं। तीसरी रिजल्ट ये कहता है कि भैया देखो, एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ। क्या मैंने जो सेंटेंस बोला आप लिख सकते हो उसका मतलब कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर divides itself। मुझे प्रूफ करके दिखा दोगे इसका? ठीक है, एवरी हर एक नॉन जीरो इंटीजर क्या उस नॉन जीरो इंटीजर को वो डिवाइड करता है? यस, बिल्कुल जी करता है। प्रूफ लिखो अगर करता है। आप बोल रहे हैं ना, इफ दिस इज ट्रू देन राइट द प्रूफ, है ना? राइट द प्रूफ। देखो प्रूफ लिखेंगे, लेट इसको लेके चलेंगे ना और इसको प्रूफ करेंगे। लेट 0 इज नॉट इक्वल्स टू ए बिलोंगिंग टू जे। इसका मतलब तो ये है ना, लेट ए बी ए नॉन जीरो इंटीजर। टू प्रूफ मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि ए को डिवाइड करता है। समझ रहे हैं? ये तो प्रूफ करना है। इट सेल्फ मतलब ये लिया तो उसके उस खुद को ही डिवाइड करना है। तो फॉर इसको मुझे प्रूफ करना है। फॉर दैट व्हाट आई वांट दैट मुझे कुछ ऐसा एक इंटीजर देयर एग्जिस्ट, मुझे ऐसा एक इंटीजर मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, ऐसा एक सी मुझे मिलना चाहिए सच दैट, ये शॉर्ट फॉर्म है ST। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब मत सोच बैठना इसका मतलब, ठीक है? ये तो मजाक की बात है। सच दैट जिसके लिए मुझे इस ए को A टाइम C लिख लूं। हम जानते हैं ये कब होगा, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर वो अपने आप इक्वल कब होगा, ये इसके साथ इक्वल कब होगा, जब C मेरा 1 हो, है ना जी? ये तब ये C अगर 1 नहीं है, उससे अलग अगर कोई भी लोगे तो ये चीज तो नहीं होल्ड करेगा ना। ये तो सिंपल सा बेसिक लॉजिक है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस मैंने यूज कर दिया। ये चीज तभी तो होल्ड करेगा जब C का 1 होना चाहिए। देखो ये भी नॉन जीरो है ना जी? ये नॉन जीरो है तो इसको तो ये डिवाइड करेगा ही करेगा। इनफैक्ट 1 भी इसको डिवाइड करेगा। वाह 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 वाह, यही तो टेस्ट है मैथमेटिक्स का प्रूफ में। यही तो टेस्ट छुपा हुआ है अंदर। तो हम इसके मैथमेटिकल लैंग्वेज देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि A डिवाइड A, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो हैं उसको तो, और एंड ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 डिवाइड A। ये तो ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट ये कोई भी इंटीजर हो, लेकिन ये तो नॉन जीरो के लिए वैलिड है, ये तो जीरो के लिए वैलिड भी है, लेकिन यहाँ क्लियर है। तो हैंस प्रूव हो गया कि अगर आपके पास नॉन जीरो इंटीजर कोई भी है तो वो इंटीजर वो खुद को डिवाइड करेगा ही। जैसे कि 5 डिवाइड करेगा 5 को, 3 डिवाइड करेगा 3 को, क्योंकि लेकिन ऐसा मत बोल देना 0 डिवाइड 0, क्योंकि ऐसा ये कभी भी डिवाइड करना है तो हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर से ही डिवाइड होता है। ये जिंदगी भर सेट कर लो माइंड पर।
ठीक है बच्चों, ठीक है, प्रूफ कर लिए। चलो मैं अब फोर्थ रिजल्ट लूंगा। क्या है ये? मान लो इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। ठीक है, आपके पास दो इंटीजर्स है, ए एंड बी। क्या है मुझे नहीं पता। एंड लेकिन ऐसा इंटीजर है जो कि ए डिवाइड कर रहा है बी को। ठीक है जी, समझ रहे हैं? तुम वो कहता है देन 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 प्रूफ करो कि ए डिवाइड करेगा बी सी फॉर एवरी इंटीजर सी। ये मैं लिख दूं, उसका मतलब आपको समझ आया ना? फॉर एवरी इंटीजर्स लिखो या फिर फॉर एवरी सी बिलोंगिंग टू जेड। ये मेरे पास एक रिजल्ट थ्योरम है। इसका प्रूफ यह बच्चा ये जब क्लास कर रहा है ना, ये सिर्फ जो क्लास चल रहा है, मैंने पहले ही बताया ये हल्के में मत लेना है। ये चीज़ तो आपको आना ही है। ठीक है, चलो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो हाइपोथेसिस क्या है भैया, ये मैंने जब हैच लिखता हूँ मैं हाइपोथेसिस। गिवन क्या है? गिवन है ए बी कोई भी दो इंटीजर्स। देखो यही स्टाइल होता है किसी भी थ्योरम का प्रूफ। जो गिवन है सिस्टमेटिक लिख लो। एक चीज़ ये दिया है, दूसरी चीज़ क्या दिया है? ए डिवाइड कर रहा है बी है। ये मेरी स्टाइल है। ठीक है, ए बी को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से आप मुझे बता सकते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके लिए मुझे एक ऐसा देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, मुझे ऐसा इंटीजर सी ऑलरेडी यूज हो चुका है यहाँ, इसीलिए मैं सी नहीं लिखूंगा। समझ रही हो ना? मुझे एक ऐसा इंटीजर डी मिला जिसके लिए सच दैट क्या लिखूं? ए डी इज इक्वल्स टू बी तो लिखूं या फिर बी इज इक्वल्स टू ए डी तो लिखूं? इस लिखावट का मतलब है ये। क्लियर? अब कंक्लूजन आओ। कंक्लूजन क्या है कि मुझे प्रूफ करना है ए बी और सी का मल्टीपल से डिवाइड कर रहा है सी कोई भी इंटीजर। इस लिखावट का दैट इज मुझे क्या करना है? आई डॉट ई दैट इज टू प्रूव दैट, मुझे क्या प्रूफ करना है कि उसके लिए ऐसा इंटीजर, मुझे क्या प्रूफ करना है? दैट इज टू प्रूफ दैट ए इंटू ये समथिंग है देखो ए इंटू, या फिर इसको ब्रैकेट मत रखो, ए इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू बी सी आ जाए। ये समथिंग का मतलब यहाँ कोई हलवा नहीं है, कोई रोटी नहीं है, कोई पैसा बंगला नहीं है। ये समथिंग का मतलब है कोई इंटीजर मुझे ऐसा मिलना चाहिए ताकि मैं ऐसे लिखूं, है ना? इस लिखावट का अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो क्या मुझे प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि ए के साथ ऐसा एक इंटीजर मुझे मिलना चाहिए जिसके लिए बी इंटू सी के इक्वल आ जाए, है ना? मुझे हाइपोथेसिस इतना है। I have this much स्टोरेज में मेरा इतना ही है। और मुझे पहुंचना किस पर है? इस पर पहुंचना है। ए इंटू समथिंग करके मुझे बी सी यहाँ लेकर आना है। ठीक है, इस पर मुझे पहुंचना है। हाइपोथेसिस को लेकर यहाँ तक आना है। तो यहाँ तक आना है तो मुझे चाहिए क्या है? बी के साथ सी। मुझे ऑलरेडी क्या था? बी सिर्फ था। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 को देखो, अगर यहाँ किसी का कैसे भी करके अगर यहाँ बी इंटू सी लेकर आ जाऊँ तो यहाँ मेरा प्रूफ हो जाएंगे,
है ना। तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलेंगे, क्या था, ए डी इज इक्वल्स टू बी था। अब मुझे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई सी बोथ साइड, है ना। मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ, नंबर्स को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, तो क्या आया कि ए डी सी बराबर बी सी आ गई, है ना जी। और देखो यहाँ से देखो, ए इंटू मैं अगर के कर दूं, बी सी आ गई कि नहीं। और के अगर, ये भी तो एक इंटीजर है ना। देखो क्या मिला, ए इंटू समथिंग मुझे मिल गया, किसके इक्वल है, वो बी सी का इक्वल है। मुझे चाहिए था क्या है, मुझे यही तो चाहिए था, है ना। समथिंग का मतलब मेरी के ये कोई इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट इंटीजर्स ही आएंगे ना। दैट्स वाई ये भी a इंटू सम इंटीजर्स इज इक्वल्स टू b आया। उसका मतलब तो यही है, a डिवाइड्स बी सी, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ समझ में आ गया आपको। देखो मुझे इतने गिवन था, और वो गिवन को मैंने इस पर यूज करके यहाँ तक पहुँचना है। इसका मतलब ए टाइम के करके मुझे बी सी तक पहुँचना है, लेकिन मेरे पास था क्या, इतनी। तो यहाँ पे मुझे अगर बी अगर कहीं पर भी मुझे मिल जाता, तो यहाँ से मैं निकल लूँगा कि उस यहाँ इस चीज़ को ए इंटू यहाँ कुछ भी इंटीजर्स हो उसको मैं समथिंग या फिर के कह दूँगा, और यही मेरे प्रूफ में पहुँच गया हूँ। लुक दिस प्रूफ, क्या ठीक है ना। मैं इसलिए मिटा देता हूँ ताकि मुझे टाइम ना लगे, ठीक है। आप तो पोज करके लिखेंगे ना। देखो मैंने अब जो थियरम लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि ए और बी मेरा इंटीजर्स है, और ए बी को डिवाइड करेगा। तो मैंने लॉजिक के क्लास में मैंने सब कुछ बताया। तो ये जब मैं ऐसे लिखता हूँ उसका मतलब क्या है, ठीक है। और ए डिवाइड करेगा बी से, इस लिखावट का अगर वर्ड में मैं लिखूं तो क्या लिखूं, ए डिवाइड्स एवरी मल्टीपल ऑफ बी, बी के हर एक मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। अगर एग्जाम्पल लेना है, लेके अगर वेरीफाई करना है, तो देखो क्या 7 14 को डिवाइड कर रहा है, ना। 14 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 तो लिख सकते हो, यस। तो दैट इज इम्प्लीज, क्या ये दो इंटीजर्स हैं, बिल्कुल जी। तो मुझे ये रिजल्ट ये वेरीफाई करता है कि 7 भी डिवाइड करेगा किसी भी बी का मल्टीपल, है ना। आप एवरी क्या एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ बी। देखो तो इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन क्या आएंगे, अगर 7 14 को डिवाइड करेगा उसका मतलब 7 भी 2 इंटू 14 को भी डिवाइड करेगा, और 3 इंटू 14 को भी डिवाइड करेगा, है ना। समझ रही हो, यही तो इस लिखावट का मतलब है। क्यों ये डिवाइड नहीं करेगा क्या, 14 इंटू 2 तो 28 होता है, क्या 7 28 को डिवाइड नहीं करता, करता है। तो यही तो लिखा है, बी के हर एक मल्टीपल ले लो, वो डिवाइड करेगा ही करेगा। इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन है ये, आप कई सारे एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं। रिजल्ट नंबर 5 है ये। रिजल्ट नंबर 5 है, क्या है हाइपोथेसिस, देखो इफ ए
बी एनी इंटीजर्स, ठीक है, ये है, एंड ए डिवाइड बी, देखो ए बी को डिवाइड कर रहा है, एंड कॉमा बी डिवाइड कर रहा है सी को, देखो ये एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये जो नंबर था ना वो भी किसी भी एक नंबर को, देखो मैं नंबर बोल रहा हूँ तो इंटीजर है, किसी भी नंबर को वो डिवाइड कर रहा है, तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ तो ए ना ये जो नंबर था ना ये सी को भी डिवाइड करेगा। ये इसको अगर एग्जाम्पल लेके किसी बच्चे को दिखाओगे ना वो भी, ये तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कहूँ, मुझे बताओ क्या 2 4 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल जी, और 4 8 को क्या डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल जी, तो मुझे बताओ तो 2 जो ये 2 8 को भी डिवाइड करेगा, क्या ये सही है? क्यों नहीं सही? यही तो पावर है इस थ्योरम का, या फिर प्रूफ का, कहो कुछ भी आप कहो, ठीक है। ये इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया, लेकिन मैंने बताया एग्जाम्पल से थोड़ी ना चीज़ें प्रूफ होती है ना, एग्जाम्पल से चीज़ें गलत होने का काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। देखो मेरी स्टाइल फॉलो करो आप, प्रूफ ये है कि गिवन क्या है, मतलब हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस तो क्या है भैया, ए बी इंटीजर्स दिया है, ठीक है, दूसरी हाइपोथेसिस क्या दिया है, ये ए बी को भाग कर रहा है, इस लिखावट का मतलब भी लिख दो, इस लिखावट का मतलब ये है एक इंटीजर मुझे ऑलरेडी मिला है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम, मैं ऐसे लिखूं, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम बिलोंग्स टू जी सच दैट, इसको कैसे लिखूं, ए के साथ है ना, ए एम इज इक्वल्स टू बी, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तीसरी हाइपोथेसिस क्या दिया है, बी डिवाइड कर रहा है सी को, इसका मतलब क्या है, ए इसके लिए एक इंटीजर मैं एन ले लूँगा, ऐसा मुझे इंटीजर एक एन मिल गया जिसके लिए फॉर विच ये क्या है, बी एन इज इक्वल्स टू सी, ये इक्वेशन 2 है। बात समझ रही हो बच्चों? ये इतने ब्यूटी अगर आपको, इतने टेस्ट अगर पढ़ाने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आएंगे ना, तो मैं गारंटी दूंगा रामानुजन साहब अगर आपको पढ़ाएंगे तब भी आपका डाउट्स तो क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। रामानुजन कौन है, द मैन हु नोज द इन्फिनिटी, है ना, उसके बारे में मैं एनालिसिस जब पढ़ाऊँगा कांटोर्स थ्योरम या सॉरी वहाँ से, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है ये कि ए भी सी को डिवाइड करेगा, ये मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए आई डॉट ई दैट इज टू प्रूव दैट, मुझे इसके लिए ये प्रूफ करके दिखाना है कि ए इंटू समथिंग, है ना, यहाँ समथिंग आ जाए, समथिंग का मतलब इंटीजर मुझे आ जाए जिसके लिए वो सी के इक्वल हो, यही तो मुझे प्रूफ करना है। चलें, देखो सी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं ऐसे कर दूंगा कि सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी, दैट मीन्स इक्वेशन 1 का वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में यूज करूंगा, इन इक्वेशन 2, तो मिलेगा क्या मुझे बताओ इसके ऊपर, तो मिलेगा बी के स्थान में मैं ये लिखूंगा, दैट मीन्स बी के प्लेस में क्या रखूंगा, ए एम रखूंगा बी के जगह,
और था क्या, मेरा n था, वो इक्वल है c के। अब मुझे बताओ, यहाँ से अगर मैं mn के साथ c लिख दूँ, क्या आपको परेशानी है? तीन चीज़ें प्रोडक्ट में है तो इसको कैसे भी तो लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, ये a इंटू ये समथिंग आया कि नहीं आया? किसके बराबर है? c के बराबर है। ये समथिंग का मतलब क्या है? यही तो है समथिंग का मतलब। समथिंग का मतलब इंटीजर्स होता है। क्या ये दो इंटीजर्स नहीं है? तो उसको मैं के अगर मान लो a इंटू के इज इक्वल्स टू सी आ गया। यही तो डेफिनेशन है। यहाँ से a डिवाइड c। This is the proof when some hypotheses are given to me and I have to prove that A divides C. Then for that, this is the procedure how we will prove these things. That means I have to find such integers here for which A into some integers will give the result C. For that, I use the equation 2 by substituting the value of b in equation 2. For the I get that a times m into n is equals to c, and I set this m into n some integers, that is k, or whatever you may give the notation here, I don't care. But finally I got the what I want. मुझे चाहिए था क्या है? ये मुझे चाहिए थे। दिस इज माई टारगेट। आई हैव टू रीच देयर। मुझे यहाँ पहुँचना था, तो उसके लिए मैं एक रास्ता ढूंढा, तो ढूंढ ढांड के ये फाइनली इस पर पहुँच गया हूँ। दिस इज द ब्यूटी। तो हाउ टू प्रूव व्हेन सम हाइपोथेसिस आर गिवन। नंबर थ्योरी स्टार्ट हो गया हमारा, यानी कि हमारी एक्चुअल जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन वो अगर नहीं आएंगे तो आपको तो कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो फिर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट 6 रिजल्ट है वो हम लिखेंगे कि क्या है। कि देखो भैया, आपके पास अगर इंटीजर्स पे अब काम करें, अब देखो इफ a एंड b आर टू, देखो ये नेचुरल नंबर्स आपके पास दो नेचुरल नंबर्स है सच दैट क्या है, a b को डिवाइड कर रहा है। अच्छा जी, एंड b a को, देखो a इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। नेचुरल नंबर भैया, नॉन जीरो तो है, इसलिए गारंटी है ये डिवाइड करेगा। तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि वो दो नंबर ही इक्वल है। क्या शानदार सा थियरम है। हाँ, और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूंगा, अगर आपका नंबर थ्योरी में कोई अगर बुक रेफर करना चाहोगे तो एक GH हार्डी साहब होती है ना, HARDY है ना, हार्डी मत बोल देना। GH हार्डी साहब के जो नंबर थ्योरी का जो किताब है ना, वो तो मुझे पसंद है। ठीक है, और इस पर उन्होंने शानदार सा काम किया है और पढ़ने में मज़ा आ रहा है। किताब तो पढ़ना ही होगा आपको। मैंने इस कोविड के पीरियड्स में कई सारी किताब ख़त्म कर चुका हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर जो थोड़ी बहुत लॉजिक है ना, वो मेरी साफ सुथरी हो चुका है। तो आप भी पढ़ो और आप भी एक स्टेज आएंगे, आप भी प्रोफिशिएंट हो जाओगे। लेकिन नंबर थ्योरी का किताब तो बहुत कुछ है ऑथर्स हैं, लेकिन हार्डी साहब का मुझे पसंद है, तो मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा। ठीक है, चलो।
तो देखो, अगर आपके पास दो नेचुरल नंबर्स है और वो नेचुरल नंबर अगर किसी को डिवाइड कर रहा है, ए को बी को डिवाइड कर रहा है, बी अगर ए को डिवाइड करेगा ना, ये गारंटी है वो दो नंबर और कोई नहीं है, वो एक ही है, वो दो नंबर सेम ही है। ये मेरे कहने का मतलब, अगर ऐसा है ना, प्रूफ करके दिखाओ ना, प्रूफ करना है ना, तो हाइपोथेसिस क्या है मुझे बताओ। दो नेचुरल नंबर है, पहली हाइपोथेसिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। ओके जी, दूसरी हाइपोथेसिस मुझे गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है ना जी। तो इसका मतलब क्या है, इस लिखावट का मतलब मुझे, मेरे पास एक इंटीजर m होगा, ये इंटीजर अब की बार समझ रही हो, ये मुझे एक इंटीजर ऐसा मुझे मिलना चाहिए जिसके लिए a के साथ मल्टीपल करके b आ जाए, इसको 1 करके मान लो। सिमिलरली गिवन क्या है, b डिवाइड कर रहा है a को, उसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक ऐसा इंटीजर आपके पास होगा जिसके लिए ये b है ना, b के साथ b n करके a आ जाए। यही तो हाइपोथेसिस है। अब मुझे कंक्लूजन लिखवा दो। कंक्लूजन क्या है, a इज इक्वल्स टू सी मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ मुझे ये प्रूफ करना है। तो मेरे पास अवेलेबल क्या है, इतने ही अवेलेबल है, इसका यूज करके कुछ भी मैनिपुलेशन करके यहाँ तक मुझे पहुँचना मेरी काम है। यही है ना। चले क्या कर दूं कि ए इज इक्वल्स टू मेरा बी मिल जाए। आप मुझे बता सकते हो क्या करूं ताकि मेरा ए इज इक्वल्स टू बी आ जाए। अगर मैं किसी तरह देखो, इसका वैल्यू यहाँ पे यूज करो या फिर इसका वैल्यू यहाँ पर यूज करो, कर सकते हो ना। NOW नाउ मैं आपका मर्जी भैया, आप किसी को यूज करो ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैं आई यूज दिस ए इन हियर, तो क्या बनेगा, ए की जगह BN लगाऊंगा यहाँ। तो मैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से मुझे मिलेगा क्या, नहीं इक्वेशन 1, क्योंकि 2 को यूज कर रहा हूँ ना, 1 से मुझे क्या मिलेगा कि भाई इसके वैल्यू यहाँ यूज करूँगा, तो ए की जगह में BN लिखूँगा। सो BN इंटू M इज इक्वल्स टू B, राइट जी। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब यह है कि BN इंटू M इज इक्वल्स टू B। क्लियर है इतने? अब मैं इसको काट के m इंटू एन इज इक्वल्स टू 1 लिखूँगा। क्या मेरा लॉजिक सही है? ये जो मैंने काट दिया का मतलब मैंने दोनों साइड b से डिवाइड किया। क्या ये मैं डिवाइड कर सकता हूँ? यस और नो, टेल मी। यस। क्यों भैया? ये बी क्या है? बी एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन होता है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ये होती है ना। ये तो हमेशा नॉन जीरो नंबर है ना। तो बी भी नॉन जीरो है, तो बी को दोनों साइड से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये कैंसिल आउट करके m इंटू एन का वैल्यू 1 आ गया। मुझे बताओ, यहाँ थोड़ा सा मुझे काम करना है। ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, ये अगर मैं काम करता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, अगर मैं एक बार काम करता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स में, एक बार मैं काम करूँगा सेट ऑफ रियल नंबर्स में। मुझे बताओ, ये इस चीज़ को मैं लिखना चाहता हूँ। ये कोई दो नंबर्स हैं,
अगर दो ये ए इंटू एम इंटू एन, अगर कोई दो नेचुरल नंबर है और उसका प्रोडक्ट अगर मेरा एम इंटू एन अगर 1 आ रहा है, तो उसका मतलब एम का वैल्यू और एन का वैल्यू 1 ही है ना? क्या व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्रिक है। अगर इस पर आप काम कर रही हो, यानी कि अगर आपके पास एम एन आपके इंटीजर्स हैं और आप बोल रही हो सर एम इंटू एन का वैल्यू 1 है, उसका मतलब या फिर m इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू 1 है, या फिर m और n का वैल्यू -1 है ना? ये भी तो, इसका प्रोडक्ट भी तो 1 आएंगे, इसका प्रोडक्ट भी तो 1 आएंगे। लेकिन आप अगर यहाँ काम कर रही हो एम एन, अगर दो कोई रियल नंबर है और m इंटू एन करके अगर आपका 1 आता है, तो यहाँ आप देन यहाँ m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू तो कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया m इज इक्वल्स टू 1/2, है ना? अवेलेबल तो है 1/2 ले, m को मैं 1/2 लूँगा और n को 2 लूँगा, देयरफॉर m इंटू एन 1/2 इंटू 2 करके 1 तो आएंगे। क्लियर जी? ये पॉसिबिलिटी, यहाँ तो इतने पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास। बट if I will work in the set of integers, then I have, if the product of two integers is 1, then either the two values is 1 or these two values are -1. But if I am working in the set of natural numbers and if the product of two natural number is 1, then I can conclude by writing the single line that these two numbers must be 1. There is no other possibilities are here, so that the product of two natural numbers will give me the number unity. इसको तो यूनिटी भी कहते हैं। तो मुझे बताओ, इसका मतलब ये ए भी कोई नेचुरल नंबर है और उसकी प्रोडक्ट अगर ऐसा है तो m और n को 1 ही होना पड़ेगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ से यूज कर दो, तो फ्रॉम 1 से आपको मिल जाएगा क्या? m की वैल्यू 1 है, या 1 या फिर 2, कहीं पर बुरी बिल रखो, ये चॉइस फॉर यू। तो मैं 1 में रखता हूँ, तो a इज इक्वल्स टू b, जो कि मुझे यही चाहिए था। ये क्या लव लेटर की तरह ऐसे अगर आप पर्ची लेकर क्या देख कर प्रूफ लिखोगे क्या? ये तो मजाक की बात हो गई। ठीक है, ठीक है, ये आपको आएगा तब जाकर कुछ प्रूफ लिख सकते हो, नहीं तो आप किताब पकड़ के ऐसे करके ऐसे लिखते चले जाओगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप इतने से यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट्स क्वेरी आते हैं तो ज़रूर बच्चों मुझे आप बता सकते हो, हम अच्छे से काम करेंगे डिटेल में। वो भी एक मैं ऐसा मन में नहीं रखूँगा कि नहीं मैं उसको नहीं बताऊँगा, नहीं। क्लियर? इतनी बात समझ आ गया? अगर दो नेचुरल नंबर है, अगर ये दोनों ऐसे हाइपोथेसिस है, तो भैया वो दो नंबर ही सेम है। देखो ना, मैंने प्रूफ कर दी। अब मैं इसके ऊपर काम करूँगा, अगली रिजल्ट है मेरा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर पे ऐसे आएंगे। अब मैं सेम रिजल्ट, देखो इफ, उसको मैं 7 लूँगा ना, इफ ए एंड बी, देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे जगह थोड़ा कम होता है। तो ले इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, है ना।
इफ एंड बी आर इंटीजर्स, है ना, ये तो लिखा है। सच दैट कैसे इंटीजर्स है, ए डिवाइड कर रहा है बी एंड बी ए को डिवाइड कर रहा है, देन वो चाहता है कि मुझे प्रूफ करो कि ए इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस बी, या फिर इसको b इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस है। आप कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो भैया, ठीक है जी। इस लिखावट का ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको, अगर आपका लॉजिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी तो लिखोगे, या फिर यहाँ बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए तो लिखोगे, है ना। चलो जी प्रूफ पे आ जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा मिटा दूंगा। अब मुझे बताओ हाइपोथेसिस मेरा क्या है। हाइपोथेसिस पहली नंबर 1 ए बी मेरा इंटीजर्स है, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मुझे दिया है, या क्यों लिखूं, दूसरी बात मुझे दिया है कि ए डिवाइड कर रहा है बी। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। इस लिखावट का मतलब मुझे एक ऐसा इंटीजर m मुझे मिल रहा है जिसके लिए मैं a और m को अगर मल्टीप्लाई कर लूँ वो मुझे b मिल जाएगा, ये 1 मान लो, ठीक है जी। और यहाँ से गारंटी क्या है, आपको क्या पता है, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड करते हैं वो नंबर का नॉन जीरो होना जरूरी है, तो गारंटी है ए तो नॉन जीरो है भैया। मुझे बी के बारे में अभी तक पता नहीं है, लेकिन तीसरी हाइपोथेसिस मेरा गिवन है क्या है, बी ए को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए मुझे एक ऐसा इंटीजर मिल रहा है जिसके लिए अगर मैं b के साथ n मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो मुझे a मिल जाए, यही तो इसके लिए अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये गारंटी क्या है मुझे, यहाँ b गारंटी मेरा नॉन जीरो है। देखो हाइपोथेसिस से इतना तो मुझे पता चल गया है। अब मेरा कंक्लूजन क्या है कि भैया ये प्रूफ करके मुझे बताओ। तो देखो उसके लिए मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि क्या है मेरे पास अवेलेबल, क्या है ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अवेलेबल है। तो प्रूफ कैसे करूँगा कि यूज इक्वेशन 2 इन 1, है ना, या फिर यूज इक्वेशन 1 इन 2, आपके मर्जी भैया कैसे किसको यूज, आप इसके वैल्यू यहाँ डालो या इसके वैल्यू यहाँ डालो, वो तो एक ही बात है, किन्हीं को भी तो एक यूज करोगे। तो मैंने इक्वेशन को यूज किया किस पर, 1 पे, यूज इक्वेशन 2 इन 1, इसको इस पर यूज करो। तो इसके वैल्यू यहाँ डाल दो, ए के जगह बी एन डाल दो, तो मिलेगा क्या, दैट इज इम्प्लाइज बी एन इंटू एम इज इक्वल्स टू बी, मिला, ठीक है। अब यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे भैया, यहाँ से मैं कंक्लूड करूँगा कि बी एम इंटू एन इज इक्वल्स टू बी। देखो बी भी नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, तो गारंटी तो मुझे नॉन जीरो है, तो इसीलिए बी को बोथ साइड डिवाइड करूँगा, मतलब मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो डिवाइड में कर रहा हूँ, ये मन में कर रहा हूँ। तो इसका मतलब m इंटू एन एक दो इंटीजर्स है, ये अब की बार दो इंटीजर्स हैं, लेकिन वहाँ क्या था, एक नेचुरल नंबर्स था, इसीलिए अब ये अगर इंटीजर है, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर 1 है, उसका मतलब आइदर m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1 होगा, और m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू -1 होगा, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ से, और इक्वेशन 1 और 2 से आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम
वन से मुझे यहाँ अगर करूँ तो ए एम और एन का वैल्यू अगर वन पुट कर दूँ तो क्या मिल जाए, ए इज इक्वल्स टू, एक बार तो बी मिल जाएंगे प्लस बी, दूसरी बार माइनस बी मिल जाएंगे। तो ये ऐसे लिखूंगा ना, है ना, यही तो मुझे प्रूफ करना था, है ना, बात समझ रही हो? ठीक है, कैसे, किसको कहाँ यूज करोगे, ये तब प्रोफिशिएंट आप हो जाएंगे तब जब आपका लॉजिक साफ सुथरी होगा और आपका लैंग्वेज साफ सुथरी होगा। और मैं उसके लिए मैंने 3-4 लेक्चर्स पे बहुत सारा काम किया है, अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं, ताकि आप कुछ बेनिफिट्स हो, आप भी किसी, अगर ये हमारी एजुकेशन सिस्टम जो जैसे हुआ है ना, उसको थोड़ा कम करना है ना, आपको भी इसके ऊपर अच्छा खासा काम करना ही होगा, नहीं तो हम रटते चले जाएंगे और एमएससी बीएससी तो पास कर जाएंगे अच्छे अच्छे मार्क्स में, लेकिन आगे वहीं क्या, वो ऐसे या फिर बैंकिंग या फिर कोई लाइन हम चूज करके बैठ जाएंगे। अगर आप एमएससी कर रही हो तो आपका लॉजिक तो, मतलब आपका एम तो कुछ टू बी टीचर्स और प्रोफेसर योर पीएचडी होल्डर्स और एनी और साइंटिस्ट, ये सब तो हायर एजुकेशन के लिए तो आप पीजी कर रही हो, नहीं तो आपको अगर कुछ यही लाइन चूज करना था रेलवे या फिर कुछ, तो ग्रेजुएशन में ही तो ये अवेलेबल है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। और इनमें से अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कमेंट करके आप मुझे बता दो, जल्दी से मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बस, तो हम फिर मिलेंगे, इसके ऊपर और ज़्यादा काम है, इसीलिए ये वीडियोस अगर मैं बढ़ाऊँ तो वो हाई लेंथ हो जाएंगे, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक हमारे चैनल पे आप जुड़े रहो और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।